ठीक, तो फिर आज हम बात करते हैं फिर से मैग्नीफिल ऑन द एक्सेल। तो हमने बात कर लिया अभी पिछले लेक्चर में। नाउ वी विल डिस्कस द मैग्नीफिल टू द बार मैग्नेट ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सेल कहाँ पे होगा? एक्सेल यहाँ पे होगा, ठीक है। और एक्सेल पे हमने क्या किया था, यहाँ से लेंथ डिस्टेंस x लिया था, जिससे एक बार x माइनस एल डिस्टेंस आया था, अगली बार x प्लस एल डिस्टेंस आया था। लेकिन इस बार हम x जो लेंगे, x लिया था हमने, r लिया था ना, तो इस बार हम r ये लेंगे। ये है r क्या दिखाएगा? एक जो पॉइंट है एट द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। अब नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आपको बताया मैंने, वो अवे होता है, अवे। तो ये अवे होगा, इसी लाइन पर अवे की तरफ, बाहर की तरफ। इसे मान लेता हूँ B1। साउथ पोल हमेशा अपनी तरफ मैग्नेटिक फील्ड करेगा, तो ये हो गया B2, ठीक है। ये है लेंथ L, ये है R, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? ये हाइपोटेनस हो गया ना। ये है L, ये भी L है, ये R है, ये दो ट्राइंगल बन गए, दिखता है। इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस हो, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ये हाइपोटेनस की लेंथ कितनी हो गई? तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या होगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये भी होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। ये हाइपोटेनस हो गए। तो भाई अब आप एक बात याद कर लो, देखो ज़रा B1 B2 को ध्यान से देखो आप। अब ज़रा जो B1 का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B1 है ना, B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल N, ठीक है। अब एंड B2 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल S। भाई B1 का फॉर्मूला क्या होगा? B1 बराबर होगा मिड अपॉन 4 पाई Q M अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। वेयर B2 होगा मिड अपॉन 4 पाई QM अपॉन R स्क्वायर। दोनों का R स्क्वायर नहीं बोलूँ मैं, इसको बोलूँ डिस्टेंस का स्क्वायर। भाई पोल से लेकर के P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितना होगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ये होगा ना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये भी होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस। भाई QM का ही डिस्टेंस तो मैं बोल रहा हूँ, साउथ पोल की डिस्टेंस ये है डिस्टेंस, P पॉइंट की साउथ पोल से डिस्टेंस क्या है, या P पॉइंट की, इसलिए मैंने अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर निकाला है, ठीक है। तो सिंस हेयर B1 इज इक्वल टू B2, जो B1 का मैग्नीट्यूड है वो बराबर है B2 के मैग्नीट्यूड के। दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। अब आपको पता है, ये आप हमेशा याद रखना, अगर दो वेक्टर्स हैं, को इनिशियल वेक्टर्स हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, दोनों आपस में क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो इनका जो पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग बनाओ, पैरेललोग्राम बनाओ, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो, जैसे मान लो ये इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो ये 30 होगा, ये 30 होगा। इसका मतलब क्या है? जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा, इन दोनों के बीच के एंगल को वो बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैं पैरेललोग्राम बनाता हूँ, इसके पैरेलल, इसके हेड से, ठीक है, इसके पैरेलल है ना, इसके हेड से, और इसके पैरेलल इसके हेड से, बन गया। ये बना रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। जहाँ से को इनिशियल होते हैं, जहाँ दोनों इनिशियल हैं, दोनों के इनिशियल जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ से डायगोनल जो ड्रॉ करोगे वही क्या होगा? रिजल्टेंट। तो ये होगा B, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल, ठीक है बच्चों, है ना। अब आप ही सोचो, ये एंगल थीटा है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो गया? 2 थीटा। ये 2 थीटा हुआ, तो 2 थीटा मतलब अब ये वाला इन दोनों के बीच के एंगल को क्योंकि देखो ये 2 थीटा कैसे हो गया? ये एक्सटीरियर एंगल हुआ,
एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो और दूसरी बात है, ये वाला इस वाले वेक्टर ने इन दोनों को बाइसेक्ट किया, तो यानी ऊपर थीटा नीचे भी थीटा, तो ये भी थीटा होगा। यहाँ पे हॉच पॉच हो गई, ब्लू पेन से लिखता हूँ, ये भी थीटा हो गया, थीटा और थीटा। समझते हो? अभी बताया मैंने आपको, अगर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होता है दोनों को बाइसेक्ट करता है। एक्सटीरियर एंगल दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, वो 2 थीटा हो गया, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा। समझते हो बात को? ठीक। अगर रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा तो इट मीन्स ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई। क्यों भाई? अगर ये थीटा है, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा। क्यों? ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है? ये थीटा है तो ये थीटा है, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है। ये समझते हो बात को? ठीक है, अभी इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। और आगे क्या है, इसको मैं अलग से बना लेता हूँ, इस पोर्शन को मैं अलग से बनाता हूँ। तो कैसे बनेगा? ये है मेरा वाई एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है B1 जिसने एंगल बनाया हुआ है थीटा, ये है B2 इसने एंगल बनाया हुआ है वाई एक्सिस से, ये इधर वाई एक्सिस वाई नेगेटिव वाई है ना, तो ये है थीटा एंगल, ये भी है थीटा। समझते हो? उसको अलग से मान लिया बेटा मैंने। अब इनके कंपोनेंट बनाओ। तो B1 के कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पर? B2 का कंपोनेंट होगा यहाँ पर एक कंपोनेंट, ठीक है, एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पर और एक कंपोनेंट जाएगा y। एक कंपोनेंट जाएगा अलॉन्ग y एक्सिस, x एक्सिस सॉरी, एक कंपोनेंट जाएगा अलॉन्ग y एक्सिस। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। कितना कंपोनेंट जाएगा? पहला कंपोनेंट जाएगा B1 का इधर, ये B2 है। B1 का कितना कंपोनेंट जाएगा इधर? B1 एंगल जिससे बनाया वहाँ तो cos थीटा जाता है, जिससे एंगल बनाते हैं वहाँ तो cos थीटा जाता है, और उसके cos थीटा के परपेंडिकुलर क्या जाएगा? sin थीटा। तो B1 sin थीटा। क्यों भाई? B2 को देखो एंगल किससे बनाया है? इस वाले एक्सिस से एंगल बनाया है, जिससे एंगल बनेगा वहाँ कौन सा कंपोनेंट जाएगा? cos थीटा वाला कंपोनेंट जाता है, और उसके cos थीटा के परपेंडिकुलर मतलब B2 के दूसरी साइड पर B2 sin थीटा। क्या ये बात क्लियर हो गया? दोनों तीनों को शुरुआत में जो बैठे तुम्हें पता लगा? ठीक है, B2 sin थीटा, B1 sin थीटा, दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट है? ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं? सेम डायरेक्शन पे हैं, ठीक है, क्योंकि B1 बराबर B2 के हैं, मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर है। द कंपोनेंट, अब B1 B2 के कंपोनेंट्स हैं, द कंपोनेंट components B1 sin theta and B2 sin theta will cancel each other। ठीक है बेटा? क्यों कैंसिल कर देंगे? रीजन जानते हो? हाँ, and components B2 cos B1 cos theta and B2 cos theta will add up। कि बच्चों एड अप हो जाएंगे? चलो, तो टोटल मैग्नीफिल cos थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से होगा, देयरफॉर मैग्नीफिल ऑन द इक्वेटोरियल कितना होगा? B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, B1 प्लस B2 cos थीटा। B1 बराबर B2 के हैं तो उसको 2B1 कर लूँ। B1 क्या है? दिस मच, तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 QM अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 1/2 कर दिया मैंने, अंडर रूट को 1/2 कर लिया। व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? ट्राइंगल से ले लो। कौन से ट्राइंगल से ले लें? इस ट्राइंगल से ले लेते हैं हम लोग, ट्राइंगल एस पी एम ले लो इसको, एस पी एम से, ठीक है। सिंस कॉस फ्रॉम ट्राइंगल एस पी एम, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, पर क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात और है, यहाँ पे तो इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर होता नहीं होता, तो ये 1/2 नहीं है, ठीक। इनटू पुट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की 1/2, पावर 1/2 हो गया, ठीक है। तो पावर 1 है, 1 प्लस हाफ 3/2। तो बी ऑन इक्वेटोरियल विल बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम इंटू 12, क्यू एम इंटू 12 क्या होगा, एम के बराबर। तो जल्दी से कर देते हैं इसको, एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2, 1 प्लस हाफ, क्योंकि मल्टीप्लाई पावर ऐड होंगी, बस वो तो हो गया ना, एम कर दिया मैंने उसको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया ना, ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा अब वही बात कर लो, सिंस आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो ऑन नेग्लेक्टिंग एल, so B on equatorial should be is equals to mu naught upon 4 pi m upon r square की होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, B on equatorial, तो फाइनली आ गया हमारा B on equatorial is equals to mu naught upon 4 pi m upon r क्यूब। वही बात आ गई। एक्सेल पे कितना मैग्नेटिक फील्ड था, एक्सेल पे मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन, वही इक्वेटोरियल पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। इससे हमें पता लगता है B ऑन एक्सियल 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स होता है B ऑन इक्वेटोरियल, क्या बच्चों, है ना। तो ये हमारा डेरिवेशन था ऑन द इक्वेटोरियल, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। एक बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आया, और एक्सियल पे डबल होता है इक्वेटोरियल का, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अगर इक्वेटोरियल वाला आपको नहीं पता है, मतलब एक्सियल वाला आपको नहीं पता है, तो उसको प्रीवियस वीडियो से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।